जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके एडुकेयर में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे जो आसाम स्लेट की एग्जाम हुआ था। ठीक है, जो आसाम स्लेट का एग्जाम हुआ था उससे उसके हिंदी पेपर के जो क्वेश्चंस आए थे उनके 100 ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आए थे उसके ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो में बात कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उससे आगे वाले क्वेश्चन की, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में सिर्फ 15 सवालों को लिया था। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है हमारा प्रश्न नंबर 16वां। और अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाकर उस वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद आप लोग यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमारा 16 नंबर जो क्वेश्चन था वो आया था, अपभ्रंश भाषाओं की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कुछ कथन सही हैं और कुछ गलत भी है। इन्हें ध्यान से पढ़िए और सही कुछ का चयन कीजिए। ये था हमारा 16वां नंबर क्वेश्चन। आप लोग यहाँ से ऑप्शंस आप लोग खुद पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके, क्योंकि वीडियो का अगर मैं सब कुछ पढ़ने जाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा। तो मैं इसका जो करेक्ट आंसर है वही डायरेक्ट बता रहा हूँ। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और 4 ऑप्शंस के फिर से 4 ऑप्शन में दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो 16 नंबर है इसका जो करेक्ट है वो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे ए और बी जो है ये दोनों सही हैं, बाकी ये भी सही है और बाकी ये वाला गलत है, डी वाला गलत है इसके हिसाब से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये वाला करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 17वां हम लोग अगर देखेंगे तो कहा गया था निम्नलिखित रचनाओं एवं रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे जो रचना है और रचनाकार जो है उनके सुमेलित करना था, मतलब उनको करेक्ट ऑर्डर में सजाना था। तो चंदायन किसकी रचना है, मिर्गावती किसकी रचना है, मधुमालती, पद्मावत। तो अगर हम लोग करेक्ट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन जो भी दिए हुए हैं इन 17 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी ही है। यहाँ पे चंदायन को लिखने वाले जो कवि हैं वो हैं मुल्ला दाऊद। ठीक है, और मिर्गावती जो है वह कुतुबन ने लिखा है। ठीक है, सी नंबर जो है मधुमालती वह लिखा है हमारी जायसी ने, जायसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत जो है वह लिखा है डी नंबर का 5वां नंबर जो नहीं, मधुमालती मंझन ने लिखा है और पद्मावत लिखा है हमारा मलिक मोहम्मद जायसी ने। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑर्डर ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर देखें तो 18 नंबर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग टू सेंटेंसेस ऑफ assertions एंड रीजंस केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। अंग्रेजों की प्रेरणा से ही हिंदी खड़ी बोली गद्य का प्रादुर्भाव हुआ, ये हमारे पास एसर्शन दिया हुआ है, एसर्शन। और इसका रीजन हमें बताना है कि क्या फोर्ट विलियम कॉलेज की ओर से हिंदी और उर्दू की पुस्तकें लिखाने की व्यवस्था हुई थी। अब बताना है कि यहाँ पे जो एजर्सन है और रीजन है क्या ये सही है या इसका गलत, मतलब इसका आंसर कौन सा होगा ये 4 ऑप्शंस में से। तो 18 नंबर जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर बन रहा है हमारा ऑप्शन नंबर डी, और ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है, निम्नलिखित आचार्यों को उनके संप्रदायों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे जो आचार्य हैं जैसे निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य, स्वामी हरिदास, चैतन्य महाप्रभु, इन्होंने कौन सा रचना किया है उसके साथ इसे सुमेलित करना था, और इसका करेक्ट ऑर्डर हमें यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि हाँ, निम्बकाचार्य जो है उन्होंने कौन सा लिखा है, फिर से वल्लभाचार्य ने, मतलब कौन किसने रचना की है हमारे यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे जो सीरियल है यहाँ पे आंसर में बताना है। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 19 है और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये वाला लाइन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, निम्बकाचार्य जो थे उन्होंने लिखा था सनकादि। ठीक है, सनकादि लिखा नहीं था, सनकादि संप्रदाय से संबंधित है। निम्बकाचार्य जो थे वो सनकादि संप्रदाय से थे, वल्लभाचार्य जो थे वो रुद्र संप्रदाय से थे, स्वामी हरिदास जो थे वह सखी संप्रदाय से थे, और चैतन्य महाप्रभु जो थे वो गौड़ीय थे। ठीक है, राधा वल्लभ जो फर्स्ट दिया हुआ है इसमें से कोई नहीं है। अगर हम लोग आगे देखें तो हमारा 20वां नंबर क्वेश्चन है,
रीड द फॉलोइंग, फिर से वही है, एजर्सन और रीजन का क्वेश्चन दिया हुआ है। एजर्सन है हमारे पास कि आचार्य शुक्ल के अनुसार केशवदास कठिन काव्य के प्रेरक हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आचार्य शुक्ल थे उनके अनुसार जो केशवदास है वो कठिन काव्य के प्रेत हैं। और रीजन है कि यह इसलिए कहा गया है कि शुक्ल जी तुलसीदासी चश्मे से केशवदास को देखते थे और राम चंद्रिका को पढ़कर नाराज थे। क्या ये दोनों रीजन्स इसका सही है? तो ये जो 20 नंबर क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, इसका एजर्सन और रीजन्स जो हैं वो दोनों सही हैं। ठीक है, अगर आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 21 है, ये भी एसर्सन और रीजन्स का सही मतलब क्वेश्चन आंसर बनाया गया है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है, इतिहास या ऐतिहासिक व्यक्तित्व का आश्रय साहित्य को इतिहास नहीं बना देता है। इसका जो रीजन दिया गया है, इसका जो कारण दिया गया है वो है, साहित्य में इतिहास की हड्डियां और पसलियां ही होती हैं। अब क्या ये रीजन सही है? तो ये जो 21वां नंबर जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे एसर्सन और रीजन दोनों सही हैं, क्योंकि इतिहास या ऐतिहासिक व्यक्तित्व का आश्रय साहित्य को इतिहास नहीं बना देता है, बल्कि साहित्य में इतिहास की हड्डियां और पसलियां ही होती हैं बोलकर ये दोनों रीजन्स भी इसका सही है और एसर्सन भी सही है। अगर हम लोग आगे देखें तो हमारा 22वां नंबर क्वेश्चन मिलेगा। वैसे तो ये 100 क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग इसे एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते, इसलिए इसको धीरे धीरे हम लोग पार्ट वाइज वीडियो अपलोड करेंगे, उसी में ये कवर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों का जो भी नेक्स्ट एग्जाम होगा असम में ये सिलेट को लेकर, तो आप लोगों के इस वीडियो से जरूर कुछ मदद मिलेगी। 22वां नंबर जो हमारा प्रश्न है वह है, वैसी ही माया में लिपटी अधरों पर उंगली धरे हुए माधव के सरल कुतूहल का आंखों में पानी भरे हुए। यह जो छंद लिखा गया है, ठीक है, कहा गया है कि इस छंद में पानी शब्द का आशय क्या है? क्या इस छंद में पानी शब्द का आशय जल है, लज्जा है, चमक है या दृष्टि है? 22 नंबर जो प्रश्न है इसका, तो इसका जो सही जो छंद है उसका पानी शब्द का जो सही आशय है वह है लज्जा। ठीक है, लज्जा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 23वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से परीक्षा गुरु उपन्यास का पात्र नहीं है। परीक्षा गुरु उपन्यास में कौन कौन पात्र थे? तो सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हमें परीक्षा गुरु उपन्यास को पढ़ना पड़ेगा, या फिर अगर उपन्यास नहीं पढ़े तो उसके जो पात्र थे उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो 23वां नंबर प्रश्न है इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कालीचरण हमारा परीक्षा गुरु पात्र का जो परीक्षा गुरु जो उपन्यास था उसका पात्र नहीं है। 24वां नंबर अगर हम लोग देखें तो निम्नलिखित कहानियों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। जो कहानी है, बहुत सारी कहानियां दी गई है, इसके रचनाकार जो हैं उनके साथ इन्हें मैच करके दिखाना है। तो इसका जो ऑप्शंस दिया गया है ये भी आप ही ऑप्शन वाइज में दिया गया है। तो कोसी का घटवार, अमृतसर आ गया है, सिक्का बदल गया और राही, ये सारे कहानियां हैं और इनकी जो रचनाएं हैं उनका ऑर्डर दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम लोग ढूंढने जाएंगे तो हमें मिलेगा कि 24वां नंबर जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, 3, 4, 1 और 3, यहाँ पे 3, 4, 1 और 3 मतलब कोसी का घटवार जो है वह रचना किया है कृष्णा सोबती ने। कोसी का घटवार रचना किया है हमारा शेखर जोशी ने। अमृतसर आ गया है ये जो है इन्होंने रचना किया है, उनका नाम है भीष्म शाहनी। सिक्का बदल गया ये रचना किया है हमारे कृष्णा सोबती ने। और राही जो कहानी है इसके रचनाकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। आगे अगर हम लोग देखें तो हमारा 25वां नंबर क्वेश्चन मिलेगा कि पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में निम्नलिखित कुछ कथन सही हैं और कुछ गलत भी हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और सही कुछ का चयन कीजिए। तो पहला नंबर हमारा ऑप्शन दिया हुआ है कि पृथ्वीराज रासो के लघुतम संस्करण में 19 समय और 1300 छंद हैं। पृथ्वीराज रासो विकसनशील महाकाव्यों की परंपरा का ग्रंथ है। रामचंद्र शुक्ल जी पृथ्वीराज रासो की पूर्णतः प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं। पृथ्वीराज रासो अत्यंत वीर रस की रचना है जिसमें डिंगल भाषा का उत्कृष्ट प्रयोग हुआ है। अगर 25वें नंबर जो क्वेश्चन है इसका अगर हम लोग सही जवाब ढूंढने जाएंगे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी।
दो सही है और दो गलत है। पहले वाला दो सही है और नीचे वाला दोनों गलत है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के बारे में ये बातें सही हैं और ये बातें भी गलत हैं। कॉलरिज द्वारा प्रतिपादित फैंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कुछ कथन सही है और कुछ गलत भी हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और सही कुछ का चयन कीजिए। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, आप लोग ऑप्शंस को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, तभी आप लोगों को इसका आंसर समझ में आएगा। तो इसका ये जो हमारा 27वां नंबर जो प्रश्न है, इस 27वां नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, ये 26 नंबर जो है, इसका हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे जो मैं पिंक कलर से डार्क कर रहा हूँ यही होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर बी नहीं है। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखें तो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है कि राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना इंदु नामक पत्रिका में कब प्रकाशित हुई थी। जो राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की जो कहानी थी कानों में कंगना, इंदु नामक पत्रिका में जब प्रकाशित हुई थी, कब प्रकाशित हुई थी यही बताना है। तो 27 नंबर जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1930 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में इंदु नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी कानों में कंगना, और जिसके रचनाकार थे राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। अगर हम लोग 28वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो झटक दो इन लोह श्रृंखलाओं को, यह मिथ्या ढोंग कोई नहीं सहेगा, यह मिथ्या ढंग कोई नहीं सहेगा, तो हमारा क्रूर दुर्दैव भी नहीं। ध्रुव स्वामिनी नाटक में आया यह कथन किस पात्र का है। ध्रुव स्वामिनी जो नाटक रचा गया था, उस नाटक में यह जो कथन कहा गया था, ठीक है, ये कथन जो बोला गया, ये कथन किसके द्वारा कहा गया था। 28वें नंबर जो प्रश्न है इसका सही जवाब है ध्रुव स्वामिनी द्वारा ही किया गया था। ठीक है, ये बातें ध्रुव स्वामिनी द्वारा ही कहा गया था। अगर हम लोग अगले प्रश्न की बात करें तो 29वां नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमिलित कीजिए। ब्राह्मण, सदादर्श, हिंदी प्रदीप, आनंद कादम्बिनी, ये जो पत्रिकाएं हैं इनके संपादक का नाम यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे ये पत्रिकाएं हैं और ये संपादक के हैं नाम। तो अगर हम लोग इसका आंसर हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब जो प्रश्न है वो नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 29वां नंबर जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर होगा इसका सही जवाब। इस प्रश्न का पत्र पत्रिकाओं को सही तरीके से अगर सुमिलित करना है तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और आज का हमारा यह प्रश्न अंतिम है। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिए। अगर आप लोगों को इस वीडियो की जरूरत हो, अगर आप लोगों के किसी फ्रेंड को अगर इस वीडियो की जरूरत हो तो आप लोग उसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनका भी एग्जाम आगे चलकर अच्छा हो सके। असम स्लेट का ये पेपर है और पिछले साल का ही है। 30वां नंबर प्रश्न है अंधेरे में कविता और मुक्तिबोध के संबंध में लिखे गए निम्नलिखित कथनों में से कुछ सही और कुछ गलत भी हो सकते हैं। इन्हें ध्यान से पढ़कर सही कुछ का चयन कीजिए। मुक्तिबोध अंधेरे में जो है, मुक्तिबोध द्वारा रचित है अंधेरे में कविता, और ये कविता में कुछ जो बातें कही गई है उसके बारे में कुछ निम्नलिखित जो कथन दिए गए हैं उसमें कुछ सही हैं और कुछ गलत भी हैं। तो आप लोग इन चारों कथनों को ध्यान से पढ़िएगा, पढ़ने के बाद आप लोग सही जवाब दीजिएगा और इसका मैं सही जवाब आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर हमारा आखिरी है। तो ये जो 30 नंबर प्रश्न है इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गलत सही सही सही। पहले वाला गलत है। इस प्रश्न का जो ऑप्शंस में दिया हुआ है 4 ऑप्शन, जिसमें से पहले वाला ही गलत है, बाकी ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। अंधेरे में कविता के बारे में, कविता के संबंध में जो भी कहा गया है पहले वाले को छोड़कर बाकी सभी ऑप्शंस सही कहे गए हैं। ठीक है, क्या कहा गया है हम एक बार देख लेते हैं। अंधेरे में कविता में आत्मभत्सना का स्वर असंदिग्ध रूप में है, असंदिग्ध रूप में ये सही है। अंधेरे में कविता में मुक्तिबोध को कविता के नायक से अलग करके देखना असंभव है। मुक्तिबोध को जो है उनको नायक से अलग करना असंभव है क्योंकि वो खुद नायक के रूप में अंधेरे कविता में खुद नायक के रूप के तौर पर है। अंधेरे में जो नामक कविता है में इस कविता में भय का जितना गहन वातावरण है उतना दूरी किसी कविता में नहीं है और उतना दूसरी किसी कविता में नहीं है। ठीक है, तो ये भी सही है। और कौन सा गलत है
कि मुक्ति बोध ने जिस भाषा के द्वारा अंधेरे कविता में फैंटास्टिक दुनिया का निर्माण किया है वह अपनी शक्ति और सौंदर्य में कमजोर है। ये बातें यहाँ पे गलत कही गई है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक ये वीडियो जो है वो समझ में आई होगी। अगर आप लोग आगे असम स्लेट 2023 देना चाहते हैं तो अगर आप लोग 2023 का असम स्लेट देना चाहते हैं तो आप लोग इन वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आने वाले एग्जाम आप लोगों के लिए बेहतर हो सके। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।